Now let us talk about the third aspect, that is tax policy. एंड टैक्स पॉलिसी के इम्पैक्ट को भी हम दो तरीके से देखेंगे, एक बार डिमांड साइड और एक बार सप्लाई साइड। सो जब हम डिमांड साइड की बात करते हैं कि टैक्स पॉलिसी में चेंज आने से डिमांड साइड क्या चेंज आएगा और उसकी वजह से आपका आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट या प्राइस लेवल्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो ये बात समझने की हमें जरूरत है कि अभी हमने जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के केस में पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए सेलिंग ऑफ बॉन्ड किया जाता है तो क्या इंपैक्ट होता है आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस लेवल पे, या हम प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी का रूट लेते हैं तो क्या इंपैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड करेंसी पे। वही सेम इंपैक्ट टैक्स पॉलिसी का भी पड़ेगा डिमांड साइड पे। अभी मैकेनिज्म काम कैसे करता है, लेट अस डिस्कस। सो फॉर एग्जांपल इफ there is a tax cut and if there is a tax cut, अगर टैक्स घटा है it will stimulate consumption, ये कंजम्पशन बढ़ाएगा क्योंकि लोगों के हाथ में इनकम बढ़ जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी टैक्स कम होने की वजह से, जिसकी वजह से कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा और कंजम्पशन इंक्रीज होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। बट रिमेंबर, इफ देयर इज डिक्रीज इन टैक्स कट हुआ है तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी कम होगी एंड टू कवर दैट रेवेन्यू कट, जो रेवेन्यू लॉस हुआ है इस टैक्स कट होने की वजह से, उसको कवर अप करने के लिए वो दो रूट ले सकती है। या तो वो सेल ऑफ बॉन्ड्स करे, मार्केट में जाके पब्लिक डेट ले, या वो न्यू करेंसी प्रिंट करे। तो अगर वो बॉन्ड सेल करके वो रेवेन्यू लॉस को भरपाई करती है तो अगेन सेम मैकेनिज्म वुड वर्क। मींस इफ द गवर्नमेंट सोल्ड बॉन्ड्स टू द पब्लिक to replace the revenues lost by the tax cut, then the same crowding out process would follow. Means, as in the case of a bond finance increase in government spending, the interest rate was going up. Remember कि bond finance government spending में क्या होता था कि interest rate के ऊपर pressure आता था डिमांड में इंक्रीज होने की वजह से, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स की इंक्रीज होने की वजह से, और उसकी वजह से सेविंग्स बढ़ती थी, मतलब कंजम्पशन घटती थी और उधर इन्वेस्टमेंट भी घट जाता था। तो यहां भी वही होगा कि अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉस के लिए अगर सरकार ये रूट लेती है, बॉन्ड सेल करती है, तो बॉन्ड सेल करेगी तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर घटेगा और कंजम्पशन भी घटेगा। तो ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने की कोशिश करेगी रेवेन्यू लॉस की वजह से, वो नलीफाई हो जाएगा और ओवरऑल इंपैक्ट कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब ओवरऑल इंपैक्ट नील रहेगा। और अगर दूसरा रूट अडॉप्ट करती है कि न्यू करेंसी प्रिंट करके करती है, देन अगेन एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्राइस लेवल्स में इंक्रीज होगा। सो अगर हम डिमांड साइड इफेक्ट्स की बात करें तो टैक्स कट की वजह से जो रेवेन्यू लॉस होगा, और रेवेन्यू लॉस के लिए गवर्नमेंट अगर बॉन्ड सेल करती है फंड्स अरेंज करने के लिए, तो बॉन्ड फाइनेंस्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग की तरह इंपैक्ट पड़ेगा कि कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड प्राइस लेवल पे। और अगर नई करेंसी प्रिंट करने का रूट लेगी तो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्राइस लेवल्स बढ़ेंगे। अगर अब दूसरा हम एस्पेक्ट देखते हैं और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सप्लाई साइड इफेक्ट्स। सो हियर ऑल्सो देयर आर टू केसेस कि अगर टैक्स पॉलिसी में लमसम टैक्सेशन सिस्टम है, फिक्स टैक्सेशन सिस्टम है, और टैक्स में लमसम कटौती हुई है, यानी फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपया टैक्स लगता था पर हाउस होल्ड और उसको घटा के 50 रुपया कर दिया गया, देन इन सच सिस्टम देयर वुड बी ओनली डिमांड साइड इफेक्ट्स। इस केस में डिमांड साइड इफेक्ट्स होंगे, सप्लाई साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा प्रोपोर्शनल ये फिक्स टैक्सेशन सिस्टम में। और उसका इंपैक्ट सिमिलर होगा जैसा अभी हमने पिछला डिस्कशन किया है डिमांड साइड इफेक्ट्स के बारे में। बट अंडर क्लासिकल मॉडल, इफ देयर इज अ प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, देन एनी कट इन मार्जिनल टैक्स रेट would have a positive effect on labor supply, and this is important क्योंकि जब प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम मतलब कि पहले टैक्स रेट अगर 30% है तो उसे घटा के 20% कर दिया गया या 15% कर दिया गया, यह आपका प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम है।
So when there is a proportional taxation system, this would affect labor supply in a positive manner, क्योंकि अगर प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन सिस्टम है तो लेबर इंसेंटिवाइज होगा, वो मोटिवेट होगा कि वो जैसे जैसे ज्यादा अर्न करेगा, वर्क करेगा, उसकी इनकम भी बढ़ती जाएगी क्योंकि अब टैक्स रेट कम हो गया है. एंड बिकॉज ऑफ दिस मोटिवेशन he will increase his labor supply. So the change in labor supply would affect the supply side of the model and ultimately would affect output and employment as well. So one more thing, then if there is a decrease in marginal tax rate, then this would increase the labor supply at any value of the real wage, pre-tax real wage, यानी कि जितना भी रियल वेज मिलता है पिछला टैक्स कटने से पहले जो मिल रहा था, और अगर टैक्स कट हो गया तो वो हर वेज रेट पे अपनी सप्लाई बढ़ा देगा. एंड दिस इंक्रीज इन लेबर सप्लाई विल शिफ्ट द लेबर सप्लाई कर्व आउट टू द राइट. राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी आपकी लेबर सप्लाई कर्व. एंड ये इसलिए भी होगी, ये आपको समझना जरूरी है कि पोस्ट टैक्स जो वेज होगा इस केस में वो होगा 1 माइनस टी वाई इंटू डब्ल्यू ऑब्लिक पी, वेयर 1 माइनस टी वाई इज द टैक्स एडजस्टमेंट, कि एक में से आप टैक्स रेट घटा देंगे तो बचेगा कितनी इनकम बच रही, और डब्ल्यू अपॉन पी क्या है आपका रियल वेजेस. सो आफ्टर टैक्स रियल वेजेस विल गो अप बिकॉज ऑफ द टैक्स कट, एंड दिस विल इंसेंटिवाइज लेबर टू इंक्रीज देयर सप्लाई, and there will be increase in supply of labor, and supply curve will shift rightward side. And this is clear from this graph. So first segment of this graph is showing labor market equilibrium with the change in marginal income tax rate. So the original curve is MPN ND, that is marginal productivity of labor curve, that is demand curve, and NS is the supply of labor curve. So जहां पे TY 040 दिया है, that is original, means we are assuming that initial marginal tax rate is 40%. So the original equilibrium point is A, and at this the real wages are W upon P0 and the employment level is N0. Then for example, suppose there is a tax cut from 0.40 to 0.20, means from 40% to 20%, and as a result of this the supply of labor will shift rightward side, and the new supply curve is NS TY20, जो 20% rate of interest income tax rate पे है. So and demand for labor remain the same and supply has gone up, the new equilibrium will prevail at B point, and at this B point the employment is N1. Now in the B part of this graph, we have shown production function as a function of, means output as a function of employment. And you all know that classical assume that level of capital stock remain the same, it is fixed. And if there is any change in output, it will come only through change in employment. So if the employment level is going up from N0 to N1, that means, and then it will positively affect our output, and because of this increase in employment from N0 to N1 and equilibrium movement from A to B, the output level goes up from Y0 to Y1. So look at here, because of the marginal tax rate cut, there is increase in employment as well as output level. Now let us see what how has it come. So in this C part of that graph, we are showing output as a function of price level. So you all know that demand is the negative function of price level. So therefore here aggregate demand is shown as a downward sloping curve. And you also know that under classical system supply curve is vertical straight line. So in this case, because of the increase in labor supply,
there has been increase in supply as well. So original aggregate supply curve is A0, which is left hand side, and the new supply curve is BY1, which is right hand side, and demand remain the same, and the original equilibrium is A and the new equilibrium is B. So because demand is remain the same, there has been increase in the supply because of the decrease in marginal tax rate. So output has gone up from Y0 to Y1, and price level has gone down from P0 to P1. So we have seen that under classical system, in the case of fiscal policy, if there is tax cut and if there is a proportional taxation system, then a cut in marginal tax rate would increase labor supply, means employment, and this increase in employment will lead to increased output, and given the demand level remain the same, increased output will lead to fall in price level. So let us summarize the whole discussion, and we can say that changes in government spending or taxes have no independent effects on aggregate demand, means they don't have direct impact on aggregate demand. Changes in marginal income tax rates have additional supply side effects, means there are no demand side effects we have already seen, but there are supply side effects. And a reduction in marginal income tax rate, for example, will stimulate labor supply, which will ultimately lead to an increase in employment and output. So this is how fiscal policy works under the classical macroeconomic system. So majority of material of this lecture has been taken from Froen book, Macroeconomics Theories and Policies, 10th edition, that is global edition. So if you have any query, any question, you are always welcome to mail me at nagendrainsearch@gmail.com. Thank you.